हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न द हिंदू एडिटोरियल पेज एंड न्यूज़ आर्टिकल्स। आज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल्स आए हैं, चूँकि आज मज़दूर दिवस है, 1 मई है, और विश्व मज़दूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। और इस उपलक्ष्य में तीन तीन आर्टिकल केवल और केवल मज़दूर दिवस के ऊपर आए हैं, उस उनके सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर के। तो हम लोग उसको पूरा पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने आर्टिकल पे चलते हैं। पहला आर्टिकल जो है फोकस ऑन द बॉर्डर, यह बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर के है। और दूसरा आर्टिकल है डिस्परेट फॉर जस्टिस। यह जो एथलीट्स होते हैं, वुमेन एथलीट्स रेसलर्स होती हैं, उनके न्याय व्यवस्था को लेकर के है। और तीसरा जो है वो एसडीजी गोल को लेकर के है। और चौथा मज़दूर दिवस पर आए हैं उनके सोशल जस्टिस को लेकर के। और एक अंत में आर्टिकल है, वो भी ये जो है ये वाला आर्टिकल मज़दूर दिवस से ही रिलेटेड है, जो अमेरिका में मज़दूरों के ऊपर हमला किया गया था मई 1986 में शिकागो पे। इसके बाद मीटिंग बैठी थी फिर उनके वर्किंग हावर को लेकर के। ये वाला आर्टिकल और मज़दूर दिवस का आर्टिकल दोनों एक मिला करके हम देखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है फोकस ऑन द बॉर्डर, इसमें ये आर्टिकल बार बार आता है और इसमें कोई ख़ास मुद्दा नहीं रहता। मुद्दा वही पुराना वाला रहता है, चाइना और भारत के बीच। चाइना जो है, अभी जो एससीओ संघाई संगठन में जो मीटिंग हुई थी, उसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चाइनीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच एक वार्तालाप हुई। और उस वार्तालाप में भारत ने रक्षा इशूज़ को उठाया। एलएसी बॉर्डर पर जो चाइना की जो रणनीति होती है, जो बार बार चाइना करता है, उसको उठाया गया। और इसको राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया कि यह भारत जो है, बीजिंग से कहा कि भारत इस क्षेत्र में शांति चाहता है, विकास चाहता है, और इस जो एलएसी का मुद्दा है उसको शांतिपूर्वक उसका समाधान चाहता है, बायलैटरल तरीके से, उस पर कोई भी वायलेशंस नहीं चाहता। तो इसमें फिर चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि भारत को एक इस मुद्दे पर लंबा दृष्टिकोण रखना चाहिए। लंबा दृष्टिकोण का मतलब ये है कि दोनों देशों की जो संप्रभुता है उसका ध्यान रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद बायलैटरल तरीके से इस पर यहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करना चाहिए। पीस इस्टेब्लिश के बाद तब यहाँ पर इसका नॉर्मलाइजेशन करना होगा। तो ये चाइना की, जैसा कि रणनीति आप सभी को पता है कि चाइना क्या काम करता है कि जैसे अगर उसको किसी क्षेत्र में कब्जा करना होता है, किसी की ज़मीन पर कब्जा करना है, तो पहले वह 10 कदम उस ज़मीन में घुस जाता है। और 10 कदम घुसने के बाद वहाँ पर अपना हथियार रख देगा, थोड़ा हो हल्ला मचा देगा, ताकि एक लोगों में एक भय पैदा हो जाए, दहशत पैदा हो जाए। और फिर जो है, जब विपक्षी पक्ष से उसको काउंटर अटैक किया जाता है, उसको अगर ढकेला नहीं जाता है, पीछे की तरफ नहीं धक्का दिया जाता, उस क्षेत्र से वापस नहीं किया जाता है, नहीं निकाला जाता है, तो वो उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और फिर उसको कृत्रिम तरीके से अपने देश का हिस्सा मान लेता है। और उसमें पत्र भी जारी कर देता है कि कभी ये चाइना का हिस्सा था। और अगर विपक्षी देश उस पर उसको वापस निकलने के लिए कहता है, उसके वापस करने के लिए वहाँ पर सेना का प्रयोग करता है या किसी भी तरीके से उसको वापस ढकेलता है, तो 9 कदम पीछे जा कर के फिर वो 1 कदम बढ़ जाता है। इस कदम में उसके 1 कदम ज़मीन पर वो कब्जा कर लेता है इस प्रोसेस में। तो ये चाइना की जो रणनीति होती है, न केवल भारत के साथ बल्कि हर देश के साथ ये चाइना करता रहता है, जिसके भी साथ उसके बॉर्डर इशूज़ से, चाहे रसिया हो या फिर जापान हो या फिर मध्य एशिया हो, 14 देशों से उसकी जो बॉर्डर की सीमाएं मिलती हैं चाइना की, वो सभी 14 देशों से उसकी बॉर्डर पर स्ट्रगल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और यही स्थिति जो भारत की तरफ है कि जो एलएसी में अभी पिछले कुछ 2 एरियाज जो थे, डैमचक और डैपसेंग, वहाँ पर बीजिंग का क्या हुआ था कि काफ़ी एग्रेसिव प्रोसेस किया गया था, फुटप्रिंट उठाया गया था। और इसके बाद वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाएं काफ़ी दिनों से थी, करीब करीब 1 लाख आर्मीज़ वहाँ पर तैनात कर दी गई। फिर इसके बाद चाइना धीरे धीरे अपना कदम पीछे हटना शुरू हुआ। फिर भारत वही चीज़ें लेकर के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को इस जो यह मुद्दा है एलएसी का, अगर उस पर नॉर्मलाइजेशन तरीके से उसको सॉल्व करना होगा, एक सामान्य स्थिति ले आने के लिए बायलैटरल तरीका का प्रयोग करना होगा, न कि मिलिट्री। और इसका कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब हम बायलैटरल तरीके से मीटिंग करके इसको अस्थायी मुद्दा निकालें, वहाँ पर शांति करें, वहाँ पर विकास करें, डेवलपमेंट करें। तो यही पूरा इस आर्टिकल में कहा गया है। इसके बाद एक आर्टिकल आता है डिस्परेट फॉर जस्टिस। यह क्या हुआ कि जो भारतीय
वुमेन रेसलर्स होती हैं, भारतीय कुश्ती दल में जो महिलाएं कुश्ती लड़ती हैं, उनके संबंध में ये आर्टिकल आया है। और ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि जो भारतीय कुश्ती की महिलाएं होती हैं कुश्ती दल की, वो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर मंच पर आंदोलन कर रही हैं एक न्याय को लेकर के, क्योंकि जो WFA के सदस्य होते हैं, उनके जो अध्यक्ष थे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो WFI के अध्यक्ष थे, वो उत्तर प्रदेश के सांसद बृजभूषण सिंह थे। और बृजभूषण सिंह ने वहाँ पर जो महिला कुश्ती का खेल होता है, उसमें जो महिला सदस्य होती हैं उनके खिलाफ कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया था, उनके यौन उत्पीड़न को लेकर के बात कही गई है। फिर इसके बाद इसी के संबंध में जो है मेरी कान की अगुवाई में वहाँ पर कमेटी गठित की गई थी और प्रदर्शन किया जा रहा है कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आपको ये पता होगा कि ये सब जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, इनके पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता है, इतनी जल्दी न्याय नहीं मिलता है। तो दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव डाला कि इनके ऊपर चाहे जैसे किसी भी स्थिति में बहुत जल्दी केस दर्ज किया जाए। तो केस दर्ज हो चुका था। फिर इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो उत्तर भारत का जो प्रमुख खेल होता है कुश्ती, वह उसका जो शोषण होता है, वहाँ पर जो उसमें महिलाओं का शोषण होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। उसमें जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी इस तरीके के प्लेयर्स हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि अभी इसमें सपोर्ट उतना ज़्यादा मिला नहीं है। तो इसको जो है अभी कुछ सोशल मीडिया पर सानिया मिर्ज़ा और कपिल देव ने कुछ इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी जो इसके बहुत सारे रेसलर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, हायर कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं, अभी ये सब लोग अभी इस पर बहुत ही कम सपोर्ट किए हैं। तो इसमें इसका समाधान, इसको जो सामंतीय मानसिकता है शोषण के खिलाफ, उससे हटना चाहिए और इसमें न्याय संगत तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिए। इस हिसाब से हर दृष्टिकोण से इसको साथ देना चाहिए। तो ये जस्टिस के दायरे में इसको ले आया गया है। अब आगे है इंडिया इट्स SDG प्लेस्ड गोल एंड द स्ट्रेटजी टू अप्लाई। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है SDG गोल को लेकर के है। और अभी हुआ ये कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया G20 की अध्यक्षता की जा रही थी, उसमें सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि जो है प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सीम्स बी स्लोइंग डाउन। जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही धीमे हो रहा है। तो ये जो वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया, ये पूरे विश्व समुदाय का एक तरीके से ध्यान खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और फिर इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि SDG गोल को लेकर के जो भारत की विशाल जनसंख्या है, जो लोग मानते हैं कि भारत जो है पूरे विश्व की तीसरी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। अगले दशकों में वो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी। और इस हिसाब से जो SDG गोल है, इतनी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद वह सफलतापूर्वक प्राप्त कर रहा है। और यह भारत के लिए भारत की सफलता का, अर्थात जो भारत ये SDG गोल को अचीव कर रहा है, इसकी सफलता का बहुत विश्वसनीय रूप से देखा जाना चाहिए। इतनी विशाल जनसंख्या के बावजूद हम ये लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने विश्व समुदाय को किया कि लेकिन इसका जो ट्रांसलेट है, इसको जो ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, अर्थात हस्तांतरण किया जाना चाहिए इसके ग्रोथ को ह्यूमन डेवलपमेंट और इसके इक्वली वैल्यू को लेकर के, मतलब समानता पर आधारित इसका डेवलपमेंट होना चाहिए और समानता ही इसको बनाए रखना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कहा, उसको पूरे विश्व की तरफ ध्यान अट्रैक्ट किया। फिर यहाँ से आपका शुरू होता है इंडियाज़ प्रोग्रेस स्मिथ। आथर कहते हैं कि जो भारत का SDG प्राप्त करने का जो तरीका है, SDG का जो प्रोग्रेस है, वो मिक्स रहा है। फिर अब यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट होता है कि द SDG फ्रेमवर्क सेट टारगेट्स फॉर 231 यूनिक इंडिकेटर्स। कहने का मतलब ये है कि जो SDG का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, वो 231 लक्ष्यों के लिए है। और उस 231 टारगेट्स में से 17 SDG गोल जो रिलेटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सोशल वेलफेयर से डेवलप्ड है और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से डेवलपमेंट है। और यह 2030 तक पूरा किया जाना है। अगर इस लक्ष्य को देखें तो रफली अगर इसके अचीव करने के
तरीके को देखें तो अभी इसमें अगर आधा देखें कि कितना अभी खड़ा है भारत, कहाँ तक ये अपना लक्ष्य प्राप्त किया अथवा नहीं किया, तो भारत का जो कंडीशन है उसको देख करके लग रहा है कि अभी भारत जो है इसकी तरफ बहुत ही तीव्र गति से नहीं लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर भारत को अपना जो एसडीजी का गोल है, एम है, अगर उसको पूरे के पूरे पॉपुलेशन की तरफ उसको डिलीवर करना है, उसको जो है पूरे पॉपुलेशन की तरफ उसको पहुंचाना है, तो इनको जो है किस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। फिर इन्होंने एग्जांपल दिया कोविड-19 का जो इन्होंने व्यापक विशाल तरीके से जो इन्होंने अचीव किया था लक्ष्य को, कोविड-19 के वैक्सीनेशन को जो इन्होंने संचालित किया था भारत की सरकार ने, उसी तरीके से एसडीजी गोल में इनको करना होगा। अभी उसी पे पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। फिर हम आते हैं कि द गुड न्यूज़ इज़ दैट इंडिया, भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि जो लक्ष्य की तरफ है, ऑन टारगेट है, वो 33 लक्ष्यों में से 14 लक्ष्य तो ऑन टारगेट है। फिर इन्होंने इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया कि जो जन्मजात शिशु होते हैं और 5 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं, और फुल वैक्सीनेशन जो कोविड-19 का था, इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइजेशन का था, बिजली की पहुंच लोगों में, और इसके बाद जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, सस्टेनेबिलिटी उनको लेकर के, कुल मिलाकर के पिछले 5 सालों में ये सुधार की तरफ अग्रसर हुआ है और इसको एक सकारात्मक कदम की तरफ देखा जाना चाहिए। इन सब सेक्टरों में, इन सब इंडिकेटर्स में भारत ने अच्छा खासा सुधार किया है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ये जो पूरा सुधार हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सभी जिलों में, मतलब भारत के अंदर जितने भी ज़िले हैं उसमें ये समान रूप से नहीं लागू हुआ है। सुधार तो हुआ है लेकिन समान रूप से नहीं लागू हुआ। क्यों? क्योंकि जो 707 ज़िले हैं पूरे भारत में, 707 ज़िले में से 286 जो नियो नेशनल टारगेट है, अर्थात तो जन्म के समय जो बच्चे की जीवित रहने की क्रिया होती है, जो जन्म के समय बच्चा और जच्चा स्वस्थ रहे, ये जो धारणा होती है वो 286 ज़िलों में है, और जो 5 साल से नीचे बच्चों की जीवित रखने की प्रोसेस है वो 208 ज़िलों में क्रमशः टारगेट है अभी, और 707 ज़िलों में से केवल इतने में ही लागू हैं। इसके बाद अगर सैनिटाइजेशन की बात करें तो सैनिटाइजेशन जो एसडीजी का इंडिकेटर है, अभी 129 ज़िलों में तो है ही नहीं। 129 ज़िले तो उससे अभी वो गए ही नहीं हैं, उसमें टारगेट ही नहीं किए गए हैं। फिर इंडिकेटिंग जैसे जो किशोरावस्था में गर्भावस्था होता है, जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं और गर्भ धारण करती हैं, उनको लेकर के, और फिर मल्टी डायमेंशनल गरीबी को घटाने को लेकर के, फिर इसके बाद जो महिलाओं की जो बैंक अकाउंट तक पहुंच होती है, 2016 से लेकर के 2021 तक के बीच में बहुत सारे ज़िलों में इसमें सुधार देखने को मिला है। ये बात इन्होंने पॉजिटिव तरीके से कही कि इन सेक्टरों में 5 सालों में पीछे सुधार हुआ है, क्योंकि बैंक अकाउंट में महिलाओं की पहुंच बढ़ी है, और मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी होती है वो घटी है, और जो एडोलसेंट प्रेगनेंसी होती है, मतलब जो किशोरावस्था में गर्भावस्था होता है, उसको दूर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद चिंता का विषय ये है कि जो 33 लक्ष्य एसडीजी के हैं उसमें से 19 जो इंडिकेटर्स हैं उसमें जो पर्याप्त प्रयास किया जाना चाहिए टारगेट एसडीजी को प्राप्त करने का, वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उसमें सुधार नहीं हुआ, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और किन सेक्टरों में डिस्पाइट नेशनल पॉलिसी, मतलब कि जो राष्ट्रीय पॉलिसी होती है, पहले क्या था कि चूल्हे में और लकड़ी के सहारे भोजन बनाया जाता था, जिससे पर्याप्त मात्रा में बहुत ही नाजुक स्थिति हो जाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण होता था, और खाना भी स्वच्छ नहीं रहता था, क्लीन नहीं रहता था। तो नेशनल पॉलिसी जब से आई कि स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ जो भोजन बनता है, गैस को लेकर के, कुकिंग को लेकर के, क्लीन फ्यूल को लेकर के, वो अभी 2/3 ज़िलों में ऑफ टारगेट है, मतलब अभी लक्ष्य से दूर है। 479 ज़िले ऐसे हैं जिसमें अभी ऑफ टारगेट है, अभी वो नहीं किया गया है। सिमिलरली अगर ऐसे देखा जाए तो 415 और 278 ज़िले जो है वो ऑफ टारगेट है इम्प्रूवमेंट वाटर को लेकर के, यानी पीने के पानी को लेकर के, और हाथ धोने की जो सुविधा है उसको लेकर के अभी 415 और 278 ज़िले में अभी वो पहुँचे ही नहीं है। ऑफ हाइटेंड कंसर्न कहने का मतलब है कि बड़े
बहुत बड़ी चिंता की बात है कि ये एसडीजी जो इंडिकेटर है वुमेन्स के लिए और जेंडर इनइक्वलिटी के लिए, मतलब कि जो लैंगिक असमानता होती है और वुमेन वेल बीइंग होता है, उसके लिए अभी एसडीजी इंडिकेटर महिलाओं के संबंध में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, और ये बहुत चिंता की बात होती है। और भारत में जो है अभी ऐसा कोई जिला ही नहीं है जो सरकार की तरफ से एक वैधानिक उम्र है 18 साल की अवस्था होती है लड़कियों की शादी करने का। अभी भारत में ऐसा कोई जिला नहीं है कि जो इसको पूरी तरीके से रोक सके, इस पर प्रतिबंध लगा सके। तो इस जो करंट सिचुएशंस है वो 3/4 जिले ऐसे हैं जो अभी सक्षम ही नहीं हुए हैं 2030 तक जो गर्ल चाइल्ड मैरिज होता है वो एसडीजी का जो टारगेट रखा गया है उसमें 0.5% भी अचीव कर लें। तो ये कह रहे हैं कि 2030 तक तो आधा भी नहीं कर पाएंगे, माने 0.5% भी। ये 539 जिले ऐसे हैं जो ये टारगेट को अचीव ही नहीं कर सकते, मतलब जो छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होती है उसको रोक ही नहीं सकते। और फिर ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही नाजुक कंडीशंस है जो किशोरावस्था में, यानी कि जो 15 साल से लेकर के 19 साल तक की लड़कियां होती हैं उनके गर्भावस्था को लेकर के, और उनके जो पार्टनर होते हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, वायलेंस करते हैं तरह तरह से, और कम उम्र में शादी हो जाती है उनके बच्चों की। ये सब तो अभी दूर की बात है, इस पर तो अभी कोई अगर इसकी कंडीशन देखा जाए तो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है पूरे इंडिया में, और ये भारत की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पर आवश्यक है मुख्य प्राथमिकता करने की कि ये मुख्य रूप से इसको दूर कर देना चाहिए। इस तरीके की जो समस्याएं हो रही हैं उससे हटाना चाहिए, उसको निर्गत होना चाहिए भारत को। और फिर इसके बाद जो मोबाइल फ़ोन होता है, वो मोबाइल फ़ोन की अगर उपलब्धि की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन की जो पूरे भारत की, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 567 जिले ऐसे हैं जो ऑफ टारगेट है, लक्ष्य से दूर है। अभी उसमें इस तरीके का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। और 56% जो महिलाएं हैं, वो रिपोर्ट आई है कि 93% हाउस होल्ड पूरे भारत में, यानी कि 56% जो महिलाएं हैं उनके पास केवल और केवल मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है। और बाकी 567 जिले तो अभी शेष हैं, लक्ष्य से दूर हैं भी, उसमें वो भी उसकी बात ही नहीं की जा रही है। और अगर इसके बाद मोर डिटेल जियोग्राफिकल अगर और आंकड़े आपको एसडीजी से संबंधित, एसडीजी इंडिकेटर से संबंधित अवेलेबल हैं तो इस वेबसाइट पर HTTP/BITLI30TYJHZ, तो इस वेबसाइट पर एसडीजी के आंकड़े अवेलेबल हैं। फिर इन्होंने ये तो एसडीजी के आंकड़े को बताया। अब ये बता रहे हैं कि हमको कोविड-19 के दृष्टिकोण से, जो कोविड कोरोना वायरस आया था, कैसे भारत ने उसका एक विश्वसनीय तरीके से पूरे विश्व में सफलता हासिल किया था, उसके दृष्टिकोण को अगर हम लागू करें, उसमें जो नियम हमने लागू किए थे कैसे हम उसको लागू करके एसडीजी को लागू कर सकते हैं, एसडीजी का जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो भारत की अनुकूलतम समस्या है, सबसे बड़ी चीज़ कि अगर एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमको अब यहाँ से ये समाधान दे रहे हैं। आप लोग लिखिए कि यहाँ से जो समाधान है वो क्या है, कि एसडीजी के लक्ष्य को भारत कैसे प्राप्त कर सकता है, उसको कैसे अनुसरण कर सकता है कोविड-19 के दृष्टिकोण को देखते हुए। तो जो कोविड-19 है वो कोविड-19 जो पूरे विश्व के सामने भारत ने बहुत सफलतापूर्वक उल्लेखित किया था, भारत बहुत सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को हासिल किया था। कैसे हासिल किया था? पहली तो ये थी कि बहुत स्ट्रांगनेस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप थी, बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप होना चाहिए, यानी कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति कही जाती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। राजनेताओं के अंदर ये करने का जो तरीका है कि प्रत्येक भारत के नागरिक को वैक्सीनेशन होना ही है। अगर ये बात आ गई तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार, करप्शन या कोई गलत बात नहीं होगी, वो लागू हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए। हर लेवल पर जो रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उत्तरदायी प्रशासनिक संरचना है, वो होना चाहिए। फ्रॉम नेशनल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, राष्ट्र स्तर से लेकर के जिला स्तर पर एक जो है बहुत महत्वपूर्ण स्तर बनाना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप का, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन का, जो बनाए गए थे कोविड-19 वैक्सीन के प्रोग्राम में, कि उसको इफेक्टिव तरीके से व्यापक तौर पर उसको लागू किया जाना चाहिए। और फिर इसके बाद इन्होंने ये दोनों जो बात कही कि इस दोनों को लागू होने के बाद भारत ने
बहुत रियल टाइम में, मतलब जितना 6 महीने 1 साल का जो भी समय रखा गया था उसमें अपने टारगेट को अचीव किया था। पूरे भारत के नागरिकों को वैक्सीनेशन लगवाने का जो प्रोग्राम था भारत का वो किया गया था। और दूसरा इसमें ये बता रहे हैं कि कोविड-19 में जो लार्जली तरीके से यूज किया गया था, जो सक्सेस हुआ, उसके पीछे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में? एज वेल एज न्यू इंडिजीनियस इनिशिएटिव सच एज द कोविन डाटा प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा कि जब कोविड फैला था तो प्रत्येक भारत के नागरिक को ये कहा गया था कि आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो था वो ये बताता था कि आपके पास कितने मीटर की दूरी पर वहाँ पर कोई कोरोना मरीज है और कितने की संख्या में कोरोना मरीज है। रोज राष्ट्र जो आंकड़े जारी करता था, भारत जो आंकड़े जारी करता था, वो आरोग्य सेतु दिखाता था, और आसपास के जितने भी समुदाय में ये आंकड़े थे वो सब आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पे आ जाता था। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था जो स्वाभाविक रूप से स्वदेशी था, तो इसको भी लागू करके कोविड-19 को बहुत सक्सेस बनाया गया था। तो ये जो प्लेटफॉर्म है पब्लिक डाटा का, जो उनके स्वास्थ्य के लिए ये मैनेज करता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो इस हिसाब से जो एसडीजी का टारगेट है वो सिमिलर कोविड-19 पर जब आप रखेंगे तो कोविड-19 जैसे आपने सफलतापूर्वक हासिल किया वैसे एसडीजी को भी हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अवेलेबल है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल विल, ये सब आपके पास ऑलरेडी, आप पहले इसका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक दिख चुके हैं, और सॉलिड प्लेटफॉर्म है, डिजिटल रिसोर्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और नेशनल पॉलिसी जो बनाते हैं उनके पास है। तो ये सब का प्रयोग करके एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। फिर फाइनली जो टारगेट किया गया एसडीजी को डिलीवर्ड करने के लिए एक टाइम लाइन पर, कि कोविड-19 जैसे एक टाइम लाइन है, कोविड-19 6 महीने या 1 साल में जो है उसको प्राप्त किया गया, तो उसी तरीके से एसडीजी को कैसे प्राप्त किया जाए। एज ईयरली एज मार्च 2020, यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्च, ये फिर मार्च 2020 का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, लोगों के साथ परेशानी हो रही थी, और फिर भारत ने जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1.70 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और फिर बाद में उसमें और जोड़ा गया 6.29 लाख करोड़ रुपया, और फिर इंक्लूड किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो 3.91 लाख करोड़ है दिसंबर 2022 तक। मतलब इतना जो रिलीफ फंड दिया गया वो न केवल 800 मिलियन लोगों को कवर किया, बल्कि वहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्ट तरीके से इकोनॉमी को सपोर्ट किया, और इसके बाद उनके इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने में, जो इकोनॉमी मतलब जो स्मॉल बिजनेस होता है, एग्रीकल्चर होता है, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे पूरे भारत में जो फैले हुए हैं, संगठित और असंगठित उद्योग, वो पूरी तरीके से जो नष्ट हो चुके थे उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा। और ये सोशियो जो सामाजिक आर्थिक का जो लाभ होता है इन समूहों को मिला। और फिर इसके बाद इसका जो मूल्यांकन है वो इसी तरीके से करना चाहिए। इनका मूल्यांकन सरकार को सपोर्टिंग प्रोग्राम बनाना होगा, विशेष रूप से जब उनके जो वहाँ की पब्लिक है, जो पीपल्स हैं, उनका जो विल पावर है, जो वो जिससे वो मजबूत हो सकते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी और सोशियो कंडीशंस में इम्प्रूव हो सकता है। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी पर कार्य करना होगा और उसको इसी तरीके से लागू होना होगा। फिर ये कहते हैं ए डिकेड प्लान, मतलब इंडिया को क्या ज़रूरत है? इंडिया को जो है वो ज़रूरत है एक नई पॉलिसी की, नए ऑर्डर की, जो इनोवेट करने की, जो लोगों को प्रॉफिट कर सके, जो लाभान्वित लोग हैं अर्थात जो वंचित लोग हैं उन पर कैसे लाभ पहुंचाए। तो इंडिया को एक नई पॉलिसी बनानी होगी कि जो हिस्ट्री में लोकतांत्रिक देशों में जो होता रहा है और इकोनॉमी के तरीके से जो डिलीवर की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है, वो पूरे समुदाय को लाभ पहुँचे। जो बिलियन पीपल्स है उनके जो स्वास्थ्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वह पूरे तरीके से
लागू किया जाए। इस तरीके से उनकी पॉलिसी को लेकर के उनको केंद्र बिंदु में उनके इकोनॉमी और सोशियो डेवलपमेंट को लागू किया जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है। और जो रियल टाइम में कोविड-19 आया था, कोविड-19 की जो सक्सेस थी डिलीवर करने की, एक रियल टाइम में सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो वर्क किया था, उत्तरदायी थी। इंडिया जो है वो इस तरीके से कंप्रहेंसिव तरीके से अपना टारगेट अचीव कर सकता है अगर कोविड-19 से हम कंपैरिजन करें। और फिर एसडीजी टारगेट स्पेशली जो है पब्लिक, वहाँ पर पॉपुलेशन हेल्थ की बात की गई है, पॉपुलेशन हेल्थ, वेलबींग, उनकी समानता, बेसिक क्वालिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जेंडर समानता यानी लैंगिक समानता की बात कही गई है। फिर इसके बाद ये जो एसडीजी के टारगेट है, जो भिन्न भिन्न तरीके के टारगेट हैं, मतलब लैंगिक समानता और आय समानता, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके के जो और भी एसडीजी उनके हेल्थ को लेकर के, वुमेन वेलबींग को लेकर के, ये सब और उनके काम के घंटे को लेकर के, मजदूर वर्ग को लेकर के, ये सब पूरे राष्ट्र में जो प्रयास हैं वो करने होंगे। पूरे राष्ट्र की जो पीपल्स है, एक गवर्नमेंट को उत्तरदायी लेना होगा कोविड-19 की तरह कि इतने समय में हमको इतना करना है, फिर उसको हम अचीव कर लेंगे। और उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था कोविड-19 के दौरान, उसको इनको यूज करना होगा और तभी ये जा करके कर सकते हैं। अन्यथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो 2030 तक इन्होंने अचीव करने का लक्ष्य रखा है। इनको यही मापदंड अपनाना होगा, रिलीफ पैकेज देना होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना होगा, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देना होगा, पॉलिटिकल जो सस्टेनेबल पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सपोर्ट करना होगा। तो यही ऐसे बिंदु है जिस पे भारत अचीव कर सकता है एसडीजी गोल को। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। यहाँ पर इसका क्वेश्चन बनता है कि एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या कोविड-19 की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा? एसडीजी गोल भारत कैसे प्राप्त कर सकता है? ये इस पर 200 शब्द में इस पर आर्टिकल 200 शब्द में आप लोग लिखिएगा। फिर अगला आर्टिकल आता है ट्रेड न्यू पाथ वन दैट प्रायोरिटीज सोशल जस्टिस। चूँकि मज़दूर दिवस है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मज़दूर दिवस है आज 1 मई को, और मज़दूर दिवस पर जो है बहुत सारे आर्टिकल आए हैं और ये कह रहे हैं कि मई 1 इज़ वाइडली नोन एज लेबर डे। जो पहली मई है वो व्यापक तौर से लेबर दिवस के नाम पर जानी जाती है, विश्व मजदूर दिवस के नाम पर जानी जाती है। और जब हम इस दिन पर सेलिब्रेट करते हैं उनके कंट्रीब्यूट को लेकर के, वर्कर को लेकर के, जो वर्कर होते हैं उनके सहयोग और योगदान को लेकर के हम प्राउड करते हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर यह मूवमेंट होता है प्राइड करने का, सेलिब्रेशन करने का आशा के साथ। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है कह रहे हैं कि 3 साल बाद जो कोविड-19 क्राइसिस हुआ था, उसके 3 साल बाद जो है भारी मात्रा में महंगाई, इन्फ्लेशन, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष और भोजन और उसके ईंधन के सप्लाई को लेकर के ये बात कर रहे हैं कि ये सब जो बातें हैं, फूड, फ्यूल, इन्फ्लेशन, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कोविड-19 के 3 साल बाद भी ये सब अपनी स्थिति में बना हुआ है और अभी इस पर हमको वर्क करने की ज़रूरत है। एक रिन्यूएबल तरीके से वर्क करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने जो मजबूत स्थिति होती है उनको ले करके कि वो आसानी से इन सब चीज़ों को अचीव कर सकें, उसको करने की ज़रूरत है। हमको एक नए टारगेट पर करने की ज़रूरत है और जो डिलीवर हो रहा है बहुत बड़े वर्कर्स को लेकर के वो नहीं है। फिर इसके बाद जो है ये बात करते हैं रिवर्स द हार्ड रियलिटी मिस्ट्रस्ट। ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल तरीके से, वैश्विक तरीके से जो मजदूरी गिर रही है और गरीबी बढ़ रही है और असमानता बढ़ रही है, उससे बहुत सारे जो इंटरप्राइसेस हैं, उद्योग हैं, वो भी नष्ट हो गए और माइक्रो इकॉनमी, जो स्मॉल इकॉनमी होती है, इंटरप्राइसेस होते हैं, वो बुरी तरीके से फेल हो गए। उनका जो कम्युनिकेटिव इफ़ेक्ट था वो भी चले गए। तो पीपल को ऐसा लगता है जो कोविड-19 के बाद जो मज़दूर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनको ऐसा लगता है कि उनको संगठित नहीं किया गया। संगठन की बात तो छोड़ दीजिए, उनको पुरस्कार की बात तो छोड़ दीजिए, उनको संगठित तक नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं सुनी गई।
और फिर इसके बाद उनके पास जो अवसर की क्षमता है वो अवसर की क्षमता भी कम हो गई, उनके जो जॉब अपॉर्चुनिटी के अवसर हैं वो भी कम हो गई। और हम इस विश्वास के साथ जी रहे हैं कि उनकी सारी बातें सुनी गई, उनको तरह तरह से पैकेज दिया गया, उनको उनकी सुविधाओं को प्रदान किया गया, प्रोवाइड किया गया। ये एक गलत तरीका है जीने का, गलत संदेश है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जो इट डज़ नॉट हैव टू बी लाइक इट, ऐसा करना ठीक नहीं है। हम अभी भी गलत तरीके से विश्वास में जी रहे हैं। लेकिन अगर हमको उनको एक नई आकृति देना है, एक नया अस्थाई जीवन देना है, इक्विटेबल वर्ल्ड देना है, समानता भरा संसार देना है जहाँ पर ये सब चीज़ें जो असमानताएं हैं वो ना हो, तो वी मस्ट चूज ए डिफरेंट पथ। हमको बहुत आवश्यक रूप से डिफरेंट पथ को चूज करना होगा। वन दैट प्रियोरिटी सोशल जस्टिस, और उसमें से एक हमारी जो मुख्य भूमिका होगी वह सोशल जस्टिस को लेकर को होगी। और सोशल जस्टिस के ऊपर ही इन्होंने अपना पूरा आर्टिकल लिखा है कि हमको जो है केवल और केवल उनको स्टेबल फ्यूचर, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करना होगा। उनके लिए हमको ऐसा मार्ग बनाना होगा कि उनका जो आवश्यकताएं हैं पहली चीज़ कि वो अचीव हो, और दूसरा उनका फ्यूचर स्टेबल हो। और हम ये कैसे कर सकते हैं, फिर अब ये उस पे प्रोसेस पे आते हैं कि कैसे उसका समाधान निकाला जाए, कैसे जो वंचित वर्ग है उसको जो है मुख्य धारा में लेकर के आया जाए कोविड-19 के बाद विशेष तौर पर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आवर पॉलिसीज एक्शन मस्ट बी ह्यूमन सेंटर्ड। ये कहते हैं कि पहली और अधिक मात्रा में जो स्वीकार्य है कि हमारी जो पॉलिसी है डेवलपमेंट को लेकर के, वो पॉलिसी, उस पॉलिसी में ह्यूमन सेंटर होना चाहिए। मानव विकास का केंद्र यानी कि मानव जो है उसके पॉलिसी के केंद्र में होना चाहिए। और उस मानव को इतना ज़्यादा जो उसको अनुमति हो कि वह अपनी मटेरियल वेलबींग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को किसी भी कंडीशन में अचीव कर सके। दो के दोनों, यानी कि जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं और इसके बाद जो आध्यात्मिक विकास होता है। जब तक भौतिक आवश्यकताएं नहीं पूरी होंगी आध्यात्मिक विकास होगा ही नहीं। तो जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो वो, उनकी स्वतंत्रता की हालत, डिग्निटी, इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी जो अर्थव्यवस्था की तरफ से सुरक्षा होती है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटी समान रूप से हो। कहने का मतलब ये है कि हमको जो पॉलिसी बनानी हो उसके केंद्र में मानव हो, और उस पॉलिसी में मनुष्य की जितनी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, मौलिक भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, वो आध्यात्मिक विकास केंद्र जो होता है वो, उनकी स्वतंत्रता, इकोनॉमिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक सुरक्षा, उनकी समानता, इन सबके पर्याप्त मात्रा में उनको अवसर की अनुमति हो। और यह कोई नया दृष्टिकोण नहीं है। इट वाज सेट आउट एंड एग्रीड इन द आफ्टर मंथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। और यह जो मैं कह रहा हूँ यह नया दृष्टिकोण नहीं है, यह पहले भी तैयार किया जा चुका है और एग्री किया जा चुका है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके द्वितीय मंथ में, जब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने साइन कराया था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लेकर के 1944 ईस्वी में, यह बात तय हो गई थी। 1944 में ही आ गई थी, जब द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था उसके दूसरे महीने में ही। फिर ये फोकस करते हैं डिसेंट वर्क पर कि द विजनरी, जो हमारी विजनरी होना चाहिए उसमें जो गाइड होना चाहिए, सिद्धांत जो होना चाहिए वो इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर के होना चाहिए, सोशल सिस्टम को लेकर के होना चाहिए। यानी कि होता क्या है कि हम लोग पॉलिसी तैयार कर लेते हैं और पॉलिसी का जब इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो उसमें जनसंख्या को ला देते हैं और इसके बाद आंकड़ेबाजी हो जाती है। वो आंकड़े दर्शाए जाते हैं और आंकड़े को अचीव कर लिया, ग्रोथ रेट को अचीव कर लिया, 10%, 20% जो ग्रोथ रेट को जब आप आंकड़े से दर्शाते हैं, जो स्टैटिस्टिकल टारगेट होता है वह आंकड़ा पर्याप्त नहीं है और हमको आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। हमको जब भी जाए, जब भी हमारी पॉलिसीज़ हो, उस पॉलिसीज में हमारे लिए प्रिंसिपल हो, ये सिद्धांत हो कि इकोनॉमिक और सोशलिक सिस्टम पे जाना चाहिए, जो उनके आंतरिक रूप से जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वहाँ पर लागू होना चाहिए। ये इस पे फोकस कर रहे हैं कि टारगेट पे हमको जो आंकड़े हैं उस पर फोकस न करके ह्यूमन के इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम पे वर्क करना होगा। द मेन फोकस, इनका जो फोकस का मतलब है वो इनइक्वलिटी पर, गरीबी को दूर करो, इनइक्वलिटी को दूर करो और स्पेशल प्रोटेक्शन उनको दो जो
इन सब से वंचित हैं। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि उनको प्रोवाइड कराना है क्वालिटी जॉब, जो उनको गुणवत्तापूर्ण जॉब वो चाहते हैं तो उनको वो प्रोवाइड कराओ, ताकि वो सपोर्ट कर सके खुद को और अपने फ्यूचर्स को। तो ये सस्टेनेबल गोल 8 में लिखा गया है। ये देखिए एसडीजी गोल 8 में ये सब है, वर्क फॉर ऑल। तो ये सब गोल 8 का, एसडीजी गोल 8 का एम है। यहाँ पर जो एसडीजी के ऊपर वाले आर्टिकल में चर्चा हुई थी वो एसडीजी से आप इस एसडीजी को कनेक्ट कर दीजिए, तो एसडीजी 8 में ये था। फिर इट मीन्स एड्रेसिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म ऑफ आवर टाइम। ये कह रहे हैं कि जो हमारे समय में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इकोनॉमी थी, हमारे समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन था लॉन्ग समय से, वो इंश्योरिंग द न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एंड सपोर्ट। जो एम्प्लॉयमेंट इस समय आ रहा है वो नई तकनीकी अवस्था को निर्मित कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को। और इसके बाद प्रोएक्टिवली फेसिंग द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट। और इस समय जो चैलेंज का सामना किया जा रहा है वो चैलेंज का सामना क्लाइमेट चेंज को लेकर के किया जा रहा है। उस क्लाइमेट चेंज की बात उभर करके सामने आती है और हमको ये सुनिश्चित करना होगा जॉब स्किल ट्रेनर को लेकर के। फिर इसके बाद सपोर्ट करना होगा जो आवश्यक मजदूर हैं उनको और उनके बिजनेस को लेकर के। फिर न्यू लो कार्बन एरा ट्रेनिंग डेमोग्राफिक चेंज एज ए डिपेंड रेदर देन ए प्रॉब्लम विद सपोर्टिंग एक्शन ऑन स्किल माइग्रेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन टू क्रिएट मोर कोहेसिव एंड रिलायसिंग टू सोसाइटी। इनके कहने का मतलब ये है कि हमको कुल मिला करके जो तरीका है कार्य करने का उनको सपोर्टिंग नेचर का करना होगा। पहली चीज़ की न्यू टेक्नोलॉजी को इंश्योर करनी होगी, ताकि और जो क्लाइमेट चेंज का फेस आ रहा है उसको दूर करना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा और वंचितों को जॉब ऑफर का इंश्योर करना होगा। और स्किल ट्रेनिंग की बात इन्होंने कही है कि उनको स्किल ट्रेनिंग कराया जाए और फिर उनको सपोर्ट किया जाए, वो अपने बिजनेस को लेकर के उनको सपोर्ट किया जाए। फिर ये कह रहे हैं कि उनका जितना भी योग्यता माइग्रेंट्स जो मतलब दूसरे देश से आते हैं वो उनको हर तरीके से, अगर वो जिस भी क्षेत्र में है, उनको स्किल ट्रेनिंग के तहत नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, जॉब क्रिएट किया जाए, सोशल प्रोटेक्शन दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा महसूस कराई जाए। ये इनका कहना है। वी आल्सो नीड टू रीसिस एंड रिफेशन। हमको जो है अपनी सामाजिक जो सुरक्षा होती है, जो हमारा सामाजिक और आर्थिक सिस्टम है, उसको नए तरीके से लागू करना होगा, उसको नए तरीके से उसका खाका खींचना होगा, नए तरीके से आर्टिचेक्ट करना होगा, ताकि अधिक से अधिक सोशल जस्टिस की तरफ हम मुड़ सकें। रैदर देन इसके बजाय कि जो पॉलिसी होती है, अभी तक जो पॉलिसी चलाई जा रही है वो केवल आंकड़ेबाजी को लेकर के होती है, उसमें कोई सोशल और जस्टिस की बात तो की जाती है लेकिन वास्तविकता में वो डूम लूप हो जाती है। और ये जो इनइक्वलिटी होती है, इनस्टेबिलिटी होती है, ये सब अभी तक दूर नहीं किए गए हैं और हमको ज़रूरत है एक नए तरीके से कार्य करने की, नए तरीके से संगठन बनाने की, नए तरीके से पॉलिसी वर्क करने की और नए तरीके से नए नए नियमों को लाने करने की, नए तरीके से नियमों को रेगुलेट करने की, ताकि जो वर्क करने का तरीका है वो अप टू डेट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हो, सोशल जस्टिस की तरफ हो, इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ हो, सपोर्टिंग नेचर हो उनका। तो इनका ये कहना है। फिर क्रिएट ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बनेगा, ग्लोबल कोएलिशन क्या होता है। ये कह रहे हैं टू मेक ऑल दिस हैपन वी नीड टू रिकमिट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सॉलिडरिटी। ये कह रहे हैं कि अगर हमको सबको खुश देखना है तो हमको आवश्यकता है पुनः संकल्प अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहयोग करने की और एकजुटता की। अगर हम पूरे विश्व समुदाय को जो है खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, खुश बनाना चाहते हैं, तो हमको आवश्यकता है रिकमिट की, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सॉलिडरिटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता को पुनः संकल्पित करने की आवश्यकता है। और वी मस्ट इनहेंस आवर एफोर्ट, हमको अपने प्रयास में इनहेंस करना होगा, अवश्य रूप से उसको बढ़ाना होगा। एंड क्रिएट ग्रेटर पॉलिसी, और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी बनानी होगी जो सहयोग कर सके, पार्टिकुलरली विद इन द मल्टीलेटरल सिस्टम। हमको जो है विशेष रूप से मल्टीलेटरल सिस्टम बनाना होगा, मल्टीलेटरल सिस्टम के अंतर्गत करना होगा। एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरस कॉल्स इट। इन्होंने फिर जनरल सिक्योरिटी जो यूनाइटेड नेशन के हैं
उनकी बात की कि उनको भी याद करना होगा, एंटोनियो गुटेरेस साहब को, उनको याद करना होगा। और फिर दिस इज़ व्हाई वी नीड, हमको क्यों आवश्यक है एक ग्लोबल कोलेशन की, क्योंकि हमको सोशल जस्टिस चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए हमको ग्लोबल कोलेशन चाहिए, वैश्विक संघ का निर्माण करना होगा, तब जा करके हमको सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाएगा। दिस कोलेशन विल क्रिएट अ फुल प्लेटफॉर्म, यह कोलेशन क्रिएट करेगा एक प्लेटफॉर्म को लेकर के टू ब्रिंग टुगेदर ए ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज एंड स्टेक होल्डर। जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय होते हैं, उन सबको एक साथ लेकर के चलेगा, उन सबको एक जगह पर लेकर के आएगा। और जब एक जगह पर लेकर के आएंगे तब लोगों को महसूस होगा, फीलिंग होगा कुछ करने के लिए, एक न्यू पॉलिसी बनाने के लिए। इट विल बी पोजीशन सोशल जस्टिस, यह जो है पोजीशन लेगा सोशल जस्टिस को एज द कीस्टोन ऑफ ग्लोबल रिकवरी, जो ग्लोबल रिकवरी का कीस्टोन है। सो दैट इज द प्रायोरिटीज इन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिसीज एंड एक्शन। जो प्रायोरिटी होती है प्रत्येक राष्ट्रों में, क्षेत्रीय स्तर पर और वैश्विक पॉलिसी को लेकर के, इन सम इट विल इंश्योर दैट आवर फ्यूचर इज ह्यूमन सेंटर। और यह सब जो है इंश्योर करेगा फ्यूचर में ह्यूमन सेंटर को लेकर के, मतलब फ्यूचर में जो विकास है उस पर ह्यूमन सेंट्राइज्ड होगा। वी हैव टू चांस रीसेप द वर्ल्ड, हमारे पास यह अवसर है पूरे वर्ल्ड को रीसेप करने का। कैसे रीसेप करने का? वी लिव इन इकोनॉमिली, हम जो है उसमें रह सकते हैं इकोनॉमिली, सोशियली एंड इन्वायरमेंटली। मतलब ये जो तीन वर्ड इन्होंने दिया है, इकोनॉमिली आर्थिक व्यवस्था से, सोशोलॉजी व्यवस्था से, इन्वायरमेंटली तरीके से, हमारे पास इस तरीके से इन्वायरमेंट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए और इक्विटेबल तरीके से होना चाहिए, रीसाइलेंट सोसाइटीज़ होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये असमानता नहीं होनी चाहिए और उसमें अवसर होना चाहिए इन तीनों का, कि सभी लोग जो है भागीदार रहें, सभी लोग उसमें आवश्यक रूप से भाग ले सके। और हमको इस तरीके से ग्लोबल कोएलिशन बनाना है, निर्मित करना है, हमको पूरे विश्व समुदाय को साथ लेकर के चलना है। उसमें जो वंचित लोग हैं वो सब आ गए। तो ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल था सोशल जस्टिस को लेकर के। अब आप इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द ग्लोबल कोएलिशन, यही जब भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा, व्हाट इज द ग्लोबल कोएलिशन, ग्लोबल कोएलिशन क्या है, क्या यह सोशल जस्टिस को पाने के लिए उसमें कुछ हेल्प कर सकता है। तो यहाँ से आपको इसका आंसर यही इतना आपको क्रिएट करना है, लिखना है। अब दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है द इरेजन ऑफ हार्ड वॉन लेबर राइट्स। ये महोदय कह रहे हैं KR श्याम सुंदर जी हैं, कुछ खास नहीं है, वही दूसरा पूरा आर्टिकल है। ये मजदूरों के काम के घंटे को लेकर के कह रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो काम के घंटे उसमें कहीं 12 घंटे कराए जा रहे हैं, कहीं 18 घंटे कराए जा रहे हैं। और जब से कोविड-19 आया है काम के घंटे को बढ़ा दिया गया है। तो ये काम के घंटे को, पहली चीज़ तो इन पे काम के घंटे को आप निर्धारित करिए। अगर वो घर से दूर हैं तब भी एक नियमित आधार पर उनको जो है काम के घंटे को निर्धारित करना है। और इस बात को यूनियन गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना है कि यूनियन गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लेकर के आए कि कोई भी अगर ऐसी विपत्ति आती है या ऐसी आती है तो उसके बाद उनको रिलीफ मिले और काम के घंटे को लेकर के उसमें सहजता हो, काम के घंटे उनको ज़्यादा वर्किंग न करना पड़े। बस इसमें पूरी की पूरी बात यही कही गई थी। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा द हिंदू का जो आर्टिकल था लंबा चौड़ा ये हमने को बताया और ये आर्टिकल पे बेसिस क्वेश्चन कराया। अब थोड़ी बहुत जो न्यूज़ बची है उसको नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हम। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं न्यूज़ वाले पार्ट पर। जय हिंद, जय भारत।